नमस्ते बच्चों। स्वागत है आपका आज के वीडियो में और आपकी अपनी जीविका कोचिंग क्लासेस में। आज का वीडियो जैसे कि आप देख सकते हैं, हम लेटर राइटिंग के बारे में बात करने वाले हैं इस वीडियो में। और ख़ास करके हम बात करेंगे फॉर्मल लेटर्स के बारे में। फॉर्मल लेटर्स क्या होता है, कैसे लिखते हैं, क्या फॉर्मेट है, वो सब आज आप इस वीडियो में देखेंगे। फॉर्मल लेटर सबसे पहले तो हम उन लोगों को लिखते हैं जिनसे हमारा कोई पर्सनल रिश्ता नहीं है, जिसे हम हिंदी में औपचारिक पत्र भी कहते हैं, जिनसे हमारा कोई निजी संबंध नहीं है। अब हम किस किस को लिखते हैं, तो हम ये किसी व्यापारी को लिख सकते हैं, किसी अधिकारी को लिख सकते हैं, हम अपने खुद के अधिकारी को लिख सकते हैं, हम अपने प्रिंसिपल को लिख सकते हैं, अपने क्लास टीचर को लिख सकते हैं। तो इन सभी लोगों को जो पत्र हम लिखते हैं उसे हिंदी में हम औपचारिक पत्र और इंग्लिश में हम उसे फॉर्मल लेटर कहते हैं। अब नाम ही जब फॉर्मल लेटर है तो उसकी लैंग्वेज भी हमारी बहुत फॉर्मल होती है। हमारे पास एक फिक्स फॉर्मेट होता है जिसमें हम इसको लिखते हैं। तो जल्दी से आज हम देखते हैं इस फॉर्मेट को और इस फॉर्मेट में क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो सबसे पहले आपके फॉर्मेट में आता है सेंडर्स एड्रेस, यानी पत्र भेजने वाले का पता, यानी लेटर जो भेज रहा है, जो लेटर लिख रहा है। मतलब आप जब लेटर लिखेंगे तो आप सेंडर हैं, आपका एड्रेस। और हमेशा ध्यान रखें ये एड्रेस आपको क्वेश्चन में दिया हुआ होता है। क्वेश्चन में नहीं दिया हो तो आप इसे अपने मन से बनाकर लिख सकते हैं। यहाँ पर आप देख लीजिए, एक छोटा सा एग्जाम्पल है। सबसे पहले हम एक मकान नंबर लिख देंगे, उसके बाद किसी भी कॉलोनी का या ऐसी किसी बिल्डिंग का नाम, किसी जगह का नाम, और फिर हम नीचे उसमें शहर का नाम लिख देंगे। तो ये होता है हमारा छोटा सा सिंपल सा सेंडर्स एड्रेस, यानी भेजने वाले का पता। और इसे हम पेज के लेफ्ट हैंड साइड पर सबसे ऊपर और सबसे पहले लिखते हैं। ये देख लीजिए, जैसे आप समझ लीजिए ये आपका एक पेज ही है और ऊपर ये जो ग्रीन बॉक्स आप देख रहे हैं, जैसे यहाँ ऊपर ये ग्रीन बॉक्स है, वैसे ही पेज पे ऊपर आप इसे सेंडर्स एड्रेस लिखेंगे और अपने पेज के लेफ्ट हैंड साइड पे लिखेंगे, यानी आपके उल्टे हाथ की तरफ आप इसे लिखें। उसके बाद हमारी आ जाती है डेट, यानी कि तारीख, हम जिस तारीख को लेटर लिख रहे हैं। तो आप एग्ज़ाम में जब लेटर लिखें तो आपका पेपर जिस दिन है आप वो तारीख लिख सकते हैं। और तारीख लिखने का एक फॉर्मेट होता है। तारीख हम वैसे डिजिट्स में नहीं लिख सकते, है ना। जैसे हम लिखते हैं ना 25/01/01/2025, ऐसे नहीं। आपको जो फॉर्मेट यहाँ दिया गया है, पहले आप डेट लिखिए जैसे 25, उसके बाद मंथ का पूरा नाम जनवरी, आप उसको शॉर्ट में भी नहीं लिख सकते JN, तो जनवरी, और फिर आप ईयर लिख देंगे 2025। तो सेंडर्स एड्रेस के बाद हम एक लाइन छोड़ते हैं और उसके बाद हम डेट लिखते हैं। इस बात का खास ध्यान रखें कि सेंडर्स एड्रेस लिखने के बाद आपको एक लाइन छोड़कर ही डेट लिखनी है, उससे आपके लेटर का प्रेजेंटेशन अच्छा होता है। उसके बाद हमारा अगला जो भाग आता है, अगला जो हमारा हिस्सा आता है, वो है रिसीवर्स एड्रेस, यानी पत्र जिसे मिलने वाला है, जिसे पत्र लिखा जा रहा है ना। जो रिसीव करेगा, पत्र को, लेटर को रिसीव करेगा, उसको हम रिसीवर कहते हैं और उसका एड्रेस हम यहाँ लिखते हैं। देखिए, रिसीवर्स के एड्रेस में हमें 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले आता है हमारी रिसीवर्स की पोस्ट। हमारे रिसीवर की कोई ना कोई पोस्ट ज़रूर होगी। जैसा हमने बताया कि वो कोई अधिकारी हो सकता है, कोई व्यापारी हो सकता है ना। तो आप सबसे पहले उसकी पोस्ट लिखें। जैसे अगर आप अपने प्रिंसिपल को लेटर लिख रहे हैं तो सबसे पहले आएगा द प्रिंसिपल। उसके बाद आप उस संस्था का, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखेंगे जिसमें वो व्यक्ति काम करता है। प्रिंसिपल है तो आप स्कूल का नाम लिख देंगे, है ना। कोई अधिकारी है तो विभाग का नाम लिख देंगे। और फिर तीसरी लाइन में आप लिखेंगे शहर का नाम, यानी जिस शहर में वो ऑर्गेनाइजेशन है, वो विभाग है। थोड़ा सा आप इसमें ध्यान रखिएगा कि अगर आप जैसे किसी एडिटर को पत्र लिख रहे हैं, है ना, आप एडिटर को लेटर लिख रहे हैं, तो एडिटर का और आपका जो सिटी है वो सेम होना चाहिए। आप अगर किसी सरकारी विभाग के अधिकारी को लिख रहे हैं तो उसमें भी जो आपने सेंडर्स एड्रेस में सिटी लिखी है और जो आप रिसीवर्स एड्रेस में सिटी लिख रहे हैं, दोनों सेम होनी चाहिए। हाँ, अगर आप किसी व्यापारी को लिख रहे हैं, मानो आपने किसी सामान के लिए ऑर्डर दिया था या आपको ऑर्डर देना है, उसके बारे में आप पत्र लिख रहे हैं, तो आपका शहर और जिसको आप लेटर लिख रहे हैं उसका शहर अलग अलग हो सकता है। जैसे माने एक हम उदाहरण लेते हैं, आप एक स्कूल के लाइब्रेरियन हैं और आप किसी बुक कंपनी को ऑर्डर दे रहे हैं लाइब्रेरी में बुक्स मंगाने के लिए, तो वो कंपनी किसी और शहर में भी हो सकती है। तो आप जब सेंडर्स एड्रेस लिखेंगे
तो आप उसमें अलग शहर लिख सकते हैं, जैसे उज्जैन लिख सकते हैं। और मानिए आप इंदौर से किताबें मंगा रहे हैं, तो जो रिसीवर्स एड्रेस है उसमें आप सिटी इंदौर लिख सकते हैं। बट ऐसा हर तरह के लेटर में नहीं होगा, तो थोड़ा आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आप किसको लेटर लिख रहे हैं। उस हिसाब से आप देखें कि आपका सेंडर्स एड्रेस में जो सिटी आएगी और रिसीवर्स एड्रेस में जो सिटी आएगी वो अलग अलग हो सकती है या नहीं। अगली हमारी जो चीज़ आती है वो आता है सब्जेक्ट, यानी कि विषय। हम किस बारे में पत्र लिख रहे हैं, किस बारे में हम लेटर लिख रहे हैं। ठीक है, आप जिस भी टॉपिक पर लेटर लिख रहे हैं उसे बहुत शॉर्ट में यहाँ पर लिखें, 4 से 5 शब्दों में, 4 to 5 वर्ड्स में उसे लिखें। बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा हम सब्जेक्ट नहीं लिखेंगे, है ना। जैसे यहाँ पर आपको 2 उदाहरण दिए हुए हैं। रिक्वेस्ट फॉर इश्यूइंग ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, आपको अगर अपनी टीसी के लिए लिखना है, आप प्रिंसिपल को लेटर लिख रहे हैं, तो आप वहाँ लिख दीजिए इशू द ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। या फिर आप अगर अपने ज़िले के कलेक्टर को, डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर को अगर आप लिख रहे हैं बैन ऑन लाउड स्पीकर्स, यानी लाउड स्पीकर्स पर रोक लगाने के लिए, तो आपका एक शॉर्ट और स्वीट सा आपका सब्जेक्ट हो जाएगा बैन ऑन लाउड स्पीकर्स। ठीक है, उसके बाद अगला आता है हमारा सैल्यूटेशन, जिसे हिंदी में अगर मैं समझाऊं तो संबोधन, है ना। हम डियर सर, डियर मैम लिखते हैं, उसे हम सैल्यूटेशन कहते हैं। और देखिए इन सब चीज़ों के बीच में एक एक लाइन छोड़ना बहुत ज़रूरी है। पहले आप सेंडर्स एड्रेस लिखें, एक लाइन छोड़ दें, डेट लिखें, फिर एक लाइन छोड़ दें, रिसीवर्स एड्रेस लिखें, फिर एक लाइन छोड़ दें, सब्जेक्ट लिखें, फिर एक लाइन छोड़ दें, और सैल्यूटेशन लिखें। ठीक है, सैल्यूटेशन में या तो आप डियर सर लिखें या डियर मैम लिखें या सर या मैम लिखें। हम वो जो करते हैं ना डियर सर ऑब्लिक डियर मैम, वो नहीं करें। दोनों चीज़ें नहीं लिखें कि या तो ये नहीं, कोई एक चीज़ लिख लीजिए। या तो डियर सर लिख लीजिए या डियर मैम लिख लीजिए, है ना। हम वैसे आजकल जो फॉर्मल लेटर्स लिखे जाते हैं उनमें रिस्पेक्टेड वर्ड नहीं लगाया जाता है, हम डियर ही लिखते हैं। अगर आप डियर नहीं लिखना चाहते हैं तो आप सिर्फ सर लिख सकते हैं या सिर्फ मैम भी लिख सकते हैं। तो हमारा सैल्यूटेशन ये होता है। अभी तक जितनी भी चीज़ें हमने देखी हैं, मैं फिर से एक बार दोहरा रही हूँ, फिर से रिपीट कर रही हूँ। आप इन सब चीज़ों के बीच में एक एक लाइन छोड़ें, इससे आपका लेटर सिस्टमेटिक दिखेगा, व्यवस्थित दिखेगा, सुंदर दिखेगा, और उसमें थोड़ी क्लियरिटी रहेगी, थोड़ा साफ दिखेगा। तो एक अच्छा उसका प्रभाव पड़ता है, एक अच्छा उसका इम्प्रेशन पड़ता है। उसके बाद जल्दी से आ जाते हैं हम बॉडी ऑफ द लेटर, यानी अब जो हमें मेन कंटेंट लिखना है, हम उसको कैसे लिखेंगे और क्या क्या लिखेंगे। तो हमेशा अपने कंटेंट को आप 3 पैराग्राफ्स में डिवाइड कर लीजिए। पहला हो जाएगा आपका इंट्रोडक्शन, यानी कि आपके पत्र लिखने का जो कारण है। जैसे हमने सब्जेक्ट में तो बहुत शॉर्ट में लिखा, 2, 5, 4 या 5 शब्दों में हमने उसे लिखा। बट अब जब हम इससे लिखेंगे तो हम इसे 2 या 3 लाइनों में थोड़ा समझाएंगे कि हम आखिर किस बारे में लिख रहे हैं, हम क्या कहना चाहते हैं। और अगर ज़रूरी हो तो लिखने वाले का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन भी आप लिख सकते हैं। जैसे आप किसी कॉलोनी में रहते हैं, वहाँ की सड़कें बहुत ख़राब हैं, आप उन खराब सड़कों के लिए लिख रहे हैं, तो आप वहाँ लिख सकते हैं फॉर एग्जांपल आपका नाम है मनीष शर्मा, तो आई मनीष शर्मा लिविंग इन माही कॉलोनी, मैं इसलिए अपने लेटर को लिख रहा हूँ कि मेरे कॉलोनी की सड़कें बहुत ख़राब हैं। तो इस तरीके से आप अपने लेटर को शुरू कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं हमारे मेन पॉइंट्स, यानी हमारा सेकंड पैराग्राफ। सेकंड पैराग्राफ में अब हम जिस समस्या के बारे में या जिस विषय, जिस टॉपिक के बारे में हम लिख रहे हैं, अब हम उसको थोड़ा और डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, थोड़ा और विस्तार से समझाएंगे। जैसे सड़कों की प्रॉब्लम है तो आप उसमें समझाएंगे कि कैसे आपके कॉलोनी की सड़कों में गड्ढे हो रहे हैं, उसके कारण कैसे गाड़ी चलाने में समस्या आती है, कैसे उसके कारण कई बार एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, है ना। चलने में भी इवन कई बार पत्थर से ठोकर लगकर या उबड़ खाबड़ सड़क होने के कारण चलने में भी दिक्कत आती है, लोग चलते चलते गिर जाते हैं। तो अब आप क्या कर रहे हैं, आप अपनी सारी समस्याएं एक एक करके बता रहे हैं। या जैसे एक एग्जाम्पल मैंने और दिया था कि आप लाइब्रेरी के लिए किताबें मंगवाना चाहते हैं, तो अब आप यहाँ डिटेल्स देंगे कि आपको कौन कौन सी किताबें चाहिए, कितनी कितनी कॉपी चाहिए, किस तारीख तक आपको ऑर्डर अपना चाहिए। तो इस तरीके से आपके आगे जितनी भी डिटेल्स हैं वो आप अपने सेकंड पैराग्राफ में लिख सकते हैं, है ना। आप कोई सुझाव देना चाहते हैं, आप वो लिख सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आपके सेकंड पैराग्राफ में आएंगी। उसके बाद आता है आपका कंक्लूजन। कंक्लूजन में हम लिखते हैं कि अब हम जिसको पत्र लिख रहे हैं, जिससे हम लेटर लिख रहे हैं, उससे हम क्या उम्मीद करते हैं, उससे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर हम किसी प्रॉब्लम को लेकर लेटर लिख रहे हैं तो हमारा
क्या सॉल्यूशन उसका निकलना चाहिए, किस तरीके का रिस्पॉन्स हम सामने वाले से चाहते हैं, है ना, किस तरीके के कदम उठाए जाएं, हम क्या चाहते हैं या हम क्या सॉल्यूशन चाहते हैं, वो हम इसमें लिखेंगे। तो हम सामने वाले से क्या उम्मीद कर रहे हैं, वो क्या करे, क्या कहे, हम उस बारे में इस आखिरी पैराग्राफ में लिखते हैं और वो हमारा कंक्लूजन होता है। ठीक है, उसके बाद आपका बॉडी ऑफ द लेटर आ गया। अब हम लेटर को एंड करने की तरफ आ गए हैं, अब हमें अपना लेटर ख़त्म करना है। तो हमारा लेटर जब हम ख़त्म करते हैं उसे हम कहते हैं क्लोजिंग। ठीक है, क्लोजिंग में हम सबसे पहले लिखेंगे थैंकिंग यू। उसके बाद आप योर्स सिंसियरली या योर्स फेथफुली, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। बहुत सी जगह पर योर्स ट्रूली भी लिखा जाता है, बट मेरा ऐसा मानना है कि हमें किसी भी फॉर्मल लेटर में योर्स ट्रूली नहीं लिखना चाहिए। तो आपके पास ये दो बहुत अच्छे से क्लोजिंग स्टेटमेंट हैं जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। या तो आप योर्स सिंसियरली लिख सकते हैं या योर्स फेथफुली लिख सकते हैं। ठीक है, अगला अब हमारा टॉपिक आता है सेंडर्स एड्रेस के, सेंडर्स डिटेल्स, है ना। हमने ऊपर तो सेंडर का एड्रेस लिखा, वो कहाँ रहता है वो लिखा, पर अब है कौन ये भी तो बताना पड़ेगा। कौन भेज रहा है ये पत्र, ये लेटर कौन भेज रहा है, किसने लिखा है, तो हम उसका नाम लिखेंगे। और अगर आपकी भी कोई पोस्ट दी हुई हो, जैसे मानिए आप लाइब्रेरियन हैं, आप बुक्स मंगा रहे हैं, तो आप अपना नाम लिखें, नाम के नीचे ब्रैकेट में आप लाइब्रेरियन लिख दें। आप किसी कंपनी के मैनेजर हैं, आप अपनी कंपनी में कुछ सामान मंगा रहे हैं, उसके लिए ऑर्डर दे रहे हैं, तो आप नीचे में मैनेजर लिख सकते हैं। तो अगर आप जो लेटर लिख रहे हैं, आपकी भी अगर कोई पोस्ट है और अगर वो क्वेश्चन में दी हुई है, तो आप उसे अपने नाम के नीचे ज़रूर लिखें। अब इसे हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, थोड़ा हमें फॉर्मेट और अच्छे से समझ में आ जाएगा, हमें थोड़ा कंटेंट का भी आइडिया लग जाएगा कि कैसे लिखते हैं। तो सबसे पहले आ गया सेंडर्स एड्रेस, यानी लेटर लिखने वाले का पता, भेजने वाले का पता। तो उन्होंने यहाँ पे क्या लिखा है, स्ट्रीट 5 हाउस नंबर 432 गुलमोहर कॉलोनी भोपाल MP। अब यहाँ पे उन्होंने बहुत सारी चीज़ें सेंडर्स एड्रेस में लिखी हैं, हम इतनी सारी चीज़ें नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। हम सीधा सीधा इसमें 432 गुलमोहर कॉलोनी, नीचे आप भोपाल इतना लिख कर भी छोड़ सकते हैं, आपको उसके आगे MP और फिर वो पिन कोड लिखना ज़रूरी नहीं है। उसके बाद देखिए एक लाइन जितना गैप है, यानी एक लाइन छोड़ी गई है। तो अब आप आएंगे एक लाइन छोड़ने के बाद डेट पर। डेट यहाँ पर भी देखिए बिल्कुल उसी फॉर्मेट में लिखी हुई है जो मैंने आपको बताई थी। पहले डेट लिखी है यानी कि 8, फिर महीने का नाम लिखा है यानी कि सितंबर, और फिर ईयर लिखा है 2024। सितंबर की स्पेलिंग भी पूरी लिखी हुई है, शॉर्ट में उन्होंने नहीं लिखा है। उसके बाद फिर एक लाइन जितना गैप है, यानी एक लाइन छोड़ी गई है। और म्यूनिसिपल कमिश्नर, है ना, यानी अब ये लेटर किसको लिखा जा रहा है, म्यूनिसिपल कमिश्नर को, है ना, नगर निगम के अध्यक्ष को। ठीक है, तो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन लिख दिया हमने, म्यूनिसिपल कमिश्नर लिखा। उसके बाद हमने लिखा भोपाल मध्य प्रदेश, बट यहाँ पर हम एक छोटा सा चेंज आप इसमें कर लें कि म्यूनिसिपल कमिश्नर के नीचे आप विभाग का नाम लिखेंगे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, और उसके नीचे आप लिखेंगे भोपाल। तो ये हो गया आपका रिसीवर्स एड्रेस, यानी जिसको लेटर मिलेगा उसका पता। अब आता है विषय, सब्जेक्ट, फिर एक लाइन छोड़ी है, फिर सब्जेक्ट लिखा है। उसके बाद सब्जेक्ट को उन्होंने बहुत ही शॉर्ट में लिखा है, पुअर क्वालिटी एंड इनएडुकेट सप्लाई ऑफ म्यूनिसिपल वाटर, यानी जो नगर निगम की तरफ से पानी आता है उसकी क्वालिटी भी बहुत बेकार है और वो पानी बहुत कम आता है, मतलब पानी की कमी भी बहुत है और पानी की क्वालिटी भी बिल्कुल अच्छी नहीं है। उसके बाद फिर एक लाइन छोड़कर सैल्यूटेशन है, यहाँ पर उन्होंने सिर्फ सर लिखा है, ना डियर लगाया है ना रिस्पेक्टेड लगाया है। और यहाँ पे भी देखिए उन्होंने सर ऑब्लिक मैम दोनों नहीं लिखा है, तो उन्होंने सिर्फ सर लिखा है। आप भी या तो सिर्फ सर लिखें या सिर्फ मैम लिखें। उसके बाद उन्होंने अपना पैराग्राफ पहला वाला चालू किया है जिसमें वो ये बता रहे हैं कि आखिर उनकी समस्या है क्या। I, on behalf of all the residents, write to draw your attention towards the poor quality and inadequate supply of municipal water in the area of Gulmohar Colony. We have been facing this inconvenience since a week now. तो उन्होंने सबसे पहले ये बताया है कि वो कहाँ रहते हैं और वो उस जगह पर रहने वाले सभी लोगों की तरफ से ये लेटर लिख रहे हैं और ये बताना चाहते हैं कि उनके एरिया में आने वाला पानी की क्वालिटी भी बहुत ख़राब हो गई है और पानी बहुत कम आ रहा है।
और साथ में उन्होंने बताया है कि ये समस्या वो कितने समय से झेल रहे हैं या कितने समय से उन्हें ये समस्या का सामना करना पड़ रहा है पिछले 1 हफ्ते से। ये आपका पहला पैराग्राफ खत्म हुआ। फिर दूसरा पैराग्राफ आता है जिसमें वो बता रहे हैं कि पहले जो होता था, पानी रेगुलर आया करता था, दिन भर, मतलब दिन भर में रेगुलर पानी आया करता था, बट अब जो स्थिति है वो थोड़ी चिंताजनक है। ठीक है, अब पानी बहुत कम आता है, बहुत कभी कभी आता है, और जो पानी की क्वालिटी है वो भी दिन पे दिन खराब होती जा रही है। ठीक है, पीले कलर का पानी आता है, उसमें से स्मेल आती है, बदबू आती है, और इसी की वजह से वो पानी ना पीने के लायक रह गया है, ना किसी और काम के इस्तेमाल के लायक रह गया है। ठीक है, उसके बाद वो आगे भी बता रहे हैं कि सिचुएशन इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई है कि उन्हें पानी खरीदना पड़ रहा है। ठीक है, उनको पानी या तो खरीद के पीना पड़ रहा है या फिर ग्राउंड वाटर यानी कि हैंडपम्प से या बोरवेल से पानी लेकर उन्हें काम चलाना पड़ रहा है। तो ये पूरा पैराग्राफ मैं एक बार पढ़कर सुनाती हूँ। अर्लियर देयर वॉज रेगुलर सप्लाई ऑफ म्यूनिसिपल वाटर थ्रू आउट द डे। पहले पानी रेगुलर आया करता था और पूरा दिन आया करता था, बट नाउ द सिचुएशन इज़ वरीसम। बट अब परिस्थिति थोड़ी चिंताजनक है। द वाटर इज़ रेयरली अवेलेबल। अब पानी कभी कभी आता है। एंड द क्वालिटी टू हैज़ डिटेरोरेटेड। तो क्वालिटी भी उसकी खराब हो चुकी है। इट इज़ पेल इन कलर। पीले कलर का पानी आता है। एंड हैज़ अ फाउल स्मेल। और उसमें से गंदी स्मेल यानी बदबू आती है। ड्यू टू दिस इट हैज़ बिकम अनफिट फॉर ड्रिंकिंग। और इसी कारण से यह पानी पीने के लायक नहीं होता है। एंड कैन नीदर बी यूज फॉर एनी अदर एक्टिविटी। और इसीलिए उसको किसी और काम में भी नहीं लिया जा सकता है। द सिचुएशन हैज़ बिकम सो बैड दैट वी आर कंपेल्ड टू परचेज बॉटल्ड वाटर। और अब सिचुएशन इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई है कि हमें बॉटल खरीदनी पड़ रही है पानी की, यानी पानी खरीदना पड़ रहा है, या फिर हमें ग्राउंड वाटर यानी कि हैंडपम्प या बोरवेल का पानी इस्तेमाल करना पड़ रहा है। तो ये उनका सेकंड पैराग्राफ खत्म हुआ जिसमें उन्होंने अपनी सारी समस्याएं अच्छे से बता दी हैं। आई हियर बाय हम्बली रिक्वेस्ट यू टू लुक इन टू द ग्रेव इशू, है ना। इसीलिए मैं आपसे बहुत विनम्रता से प्रार्थना करता हूँ कि आप इस इतने बड़े सीरियस इशू के ऊपर ध्यान दें। ग्रेव इशू यानी सीरियस इशू के ऊपर आप ध्यान दें। एंड टेक द नेसेसरी एक्शन। और उसके लिए जो भी ज़रूरी एक्शन है वो लिया जाए। रिक्वायर्ड टू रिजॉल्व एडुकेट सप्लाई ऑफ क्लीन वाटर इन द एरिया। तो जो भी कदम ज़रूरी हैं पानी को साफ़ करने के लिए और पानी का सप्लाई प्रॉपर वापस चालू करने के लिए, उन कदमों को जल्दी से जल्दी उठाया जाए और सॉल्यूशन निकाला जाए। आई लुक फॉरवर्ड टू योर कॉपरेशन ऑफ द अर्लीस्ट। और मैं आपकी तरफ से सहयोग जल्दी से जल्दी उसकी उम्मीद करता हूँ कि आपकी तरफ से जल्दी मेरी समस्या का समाधान निकाला जाएगा। देखिए उसके बाद नीचे थैंकिंग यू लिखा है। इसमें योर्स ट्रूली लिखा है, मीरा यानी आपका नाम, लिखने वाले का नाम, और प्रेसिडेंट यानी कि वो क्या है, वो कॉलोनी की प्रेसिडेंट है। तो यहाँ पर उनकी भी एक पोस्ट थी तो उन्होंने अपनी पोस्ट को मेंशन किया है। ठीक है, अब आपने ये सब चीज़ें तो देख ली कि क्या क्या लिखना है, सेंडर्स एड्रेस में क्या है, डेट में क्या है। अब एक बहुत ज़रूरी चीज़ मैं आपको जो बताना चाहती हूँ, आप इस पूरे लेटर का अलाइनमेंट देखिए। सारी चीज़ें एक के नीचे एक, बिल्कुल एक लाइन में, एक सीक्वेंस में लिखी गई है और बिल्कुल किसी भी चीज़ को आगे या पीछे नहीं लिखा गया है ना। आप समझ लीजिए कि ये जो येलो लाइन दिख रही है, जो येलो बॉक्स की ये जो कॉर्नर वाली लाइन है, यह आपकी कॉपी का मार्जिन है। और ये चीज़ें बिल्कुल मार्जिन के पास से लिखी गई हैं और सारी चीज़ें उल्टे हाथ की तरफ लिखी गई हैं। सीधे हाथ की तरफ हम कुछ भी नहीं लिखते हैं। आप जब पैराग्राफ भी चेंज करेंगे तो हम जनरली क्या करते हैं, पैराग्राफ जब चेंज करते हैं हम कम से कम आधी लाइन छोड़ते हैं और आधी लाइन से लिखना चालू करते हैं। वो नहीं करेंगे, हम बिल्कुल मार्जिन के पास से ही लिखेंगे। आप चाहें तो एक पैराग्राफ लिखने के बाद भी आप एक लाइन छोड़िए और फिर अपना अगला पैराग्राफ चालू करिए। इससे आपका लेटर बहुत व्यवस्थित और बहुत सुंदर दिखता है और चेक करने वाले के ऊपर भी इसका एक अच्छा इम्प्रेशन पड़ता है, तो उसको नंबर देने में भी अच्छा लगता है, उसका मन करता है कि वो आपको अच्छे नंबर दे। तो अपना लेटर अच्छे से लिख कर आइए, व्यवस्थित लिख कर आइए। और अगली बार हम जब भी फॉर्मल लेटर के बारे में बात करेंगे, आपको और भी कुछ चीज़ें फॉर्मल लेटर के बारे में समझाई जाएंगी।
अभी इन चीज़ों को अच्छे से देखें, सुने, समझें, इनकी प्रैक्टिस करें। आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी दिए जाएंगे, तो आप जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितना आप लिखेंगे, उतना जल्दी आपको सब चीज़ें समझ में आने लगेंगी। तो आज का वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये लेटर राइटिंग वाला टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। फॉर्मल लेटर्स को लेके बहुत सारे कन्फ्यूजन्स आपके दूर हुए होंगे। तो ऐसे ही देखते रहिए और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।